डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी यहाँ पर जिसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और कैपिटल जी जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी जो है हम जानते हैं कि F इज टू एम ए होता है। तो वहां से अगर हम लोग एम ए जो ए है जो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट होता है, तो वो एक जगह पर हम लोग जी रिप्लेस कर सकते हैं। सो जी विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम। हम लोग उसके आगे इसमें बढ़ते हैं। स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। सेकेंड, यहाँ पर जो जी है कैपिटल जी, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसके स्टूडेंट, जो स्मॉल जी है वो वेरी करता है विद एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डेप्थ एंड लोकेशन। बट जो कैपिटल जी है दिस इज कांस्टेंट, वो पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट रहता है, मतलब उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है कहीं पे भी आप रहें। जो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी है उसकी अगर हम अर्थ पर बात करें तो अर्थ पर उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो वैल्यू कैपिटल जी की है वो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो स्मॉल जी है इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। सेकंड जो कैपिटल जी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड डिस्टेंस एंड मीडियम। जो इनकी यूनिट है जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं, इसकी यूनिट जो यूनिट है आपके स्मॉल जी की दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड जो यूनिट है कैपिटल जी की वो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका लास्ट पॉइंट है दैट इज जो जी है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट एक्ट्स ऑन बॉडीज नियर अर्थ सरफेस। सेकंड जो कैपिटल जी है applies to any two masses anywhere in the universe. Now from here we can move to the Kepler's laws of planetary motion. जैसा आप स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं आज से काफी समय पहले क्या हुआ था कि लोगों के मिसकंसेप्शन थे अर्थ और सन को लेकर। कुछ लोग ये मानते थे कि जो सन है वो अर्थ का चक्कर लगाता है और जो अर्थ है वो अपनी जगह पर स्टेबल रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में लोगों ने अपने अलग अलग नियम दिए। कुछ ने कहा कि सूरज जो है वो सेंटर में है और अर्थ उसका चक्कर लगा रहा है, बट ये भी कंप्लीटली सही नहीं था। इट इज करेक्ट बट नॉट कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि उसमें जो पॉइंट ये है कि सूरज भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, सूरज भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, वो कोई सेंटर में स्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी जगह पर रखा हुआ है और उसके अराउंड सारे के सारे प्लेनेट जो है वो मूव हो रहे हैं ना। सन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड अ मैसिव ब्लैक होल। ऐसा कहा जाता है कि दिस अ ब्लैक होल, बट इट इज अ मैसिव प्लेस जहां के अराउंड जो सन है वो मूव कर रहा है। तो उसके बारे में एग्जैक्टली किसको पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इट इज अ ब्लैक होल, बट इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट। नाउ हम लोग चाहते हैं इसके आगे, फिर केपलर ने अपने टाइम पर 3 लॉ दिए थे जिसे कहा जाता है केपलर्स लॉस ऑफ प्लेनेटरी मोशन। चलिए हम लोग उसे देखते हैं। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, आप लोग इसे याद रखें, लॉ ऑफ ऑर्बिट इसे कहते हैं। उनका जो लॉ है बहुत सिंपल है, वो कहता है कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलेप्टिकल और ओवल path, okay, with the sun at one of the foci. You know that when अगर हम लोग किसी भी स्फीयर को बनाए तो स्फीयर में क्या होता है, उसके दो साइड्स होती हैं। लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमारे पास लेट्स से आई हैव दिस वन। तो एक स्फीयर अगर होगा तो उसके लिए एक इस साइड के लिए जो एक ये साइड है, इस साइड के लिए हमें एक फोकस मिलता है और दूसरे साइड के लिए भी हमें एक फोकस मिलेगा इस साइड में, है? वैसे ही इसमें भी होता है स्टूडेंट कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग इट एज ओवल शेप और इलिप्टिकल शेप, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, हमें दो फोकस मिलते हैं। अगर हम लोग इसे लेंस या यूं कहें कि मिरर के फॉर्म में देखिए, तो मान लीजिए ये कि आपके पास एक मिरर है, तो सारी लाइट जहां टकरा के जिस पॉइंट पे आके मिलेंगी वो उसका फोकस पॉइंट होगा। अगर हम लोग यहाँ पर इलिप्स के लिए देखें तो इलिप्स के लिए हमारे पास दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकई। अब सन या तो यहां रख लीजिए या यहां रख लीजिए, उसके अराउंड ये जो सारे प्लैनेट है वो मूव कर रहे हैं। फॉर अर्थ लेट्स से इट इज हियर, सो इट इज मूविंग अराउंड दिस सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। सो इट इज द फर्स्ट लॉ दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड लॉ जो कि कहलाता है लॉ ऑफ एरियाज। ये लॉ कहता है कि a planet covers equal areas in equal intervals of time while moving around the sun. अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास जो सन है वो वन ऑफ द फोकाई पर है। आप जानते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सन के लिए दो
फोकस होंगे इस एलिप्टिकल पाथ में, एक यहाँ है मान लीजिए और एक फोकस यहाँ कहीं पर है। तो हमने मान लिया कि जो सन है वो यहाँ इस पॉइंट पर है, ठीक है, सन इज हियर एट दिस पॉइंट। तो ये लॉ कहता है कि a planet covers equal areas in equal interval of time। अब मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट मैं इसको छोटे से एग्जांपल से लेता हूँ, या हम लोग कम टाइम इंटरवल से लेते हैं, जैसे यहाँ पर मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया, हम उसको मान लेते हैं कि इसे हम लोगों ने 1 वीक के फॉर्म लिया है। मान लीजिए कि जो प्लेनेट है वो यहाँ ए पर है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो हम लोगों को क्या पता करना है कि जो सन है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में से 1 वीक का टाइम लग रहा है, इट्स टेकिंग 1 वीक टाइम, और सी से डी तक जाने में भी उसको 1 वीक का टाइम लग रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो ये लॉ ये कहता है कि अ प्लेनेट कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर 1 वीक लगा और यहाँ पर 1 वीक लगा सी से डी में जाने में। तो ये जो एरिया यहाँ पे हुआ है, लेट्स से इट इज एरिया 1 और इट इज एरिया 2, ये जो आपको दिखा है, लेट्स से यहाँ पर हम लोगों ने नाम दे दिया से ए बी, इसको हमने ओ पॉइंट दे दिया है। तो ओ ए बी ये हमारे पास एक एरिया हो गया है, ओ ओ बी, और ओ सी डी हमारे पास क्या है, एक सेकेंड एरिया हो गया है। तो अगर इसको प्लेनेट को ए से भी जाने में 1 वीक लगा है और सी से डी जाने में 1 वीक लगा है, तो इस दोनों इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया यहाँ पर हमें मिल रहा है, मीन्स एरिया ऑफ ओ ए बी एंड एरिया ऑफ ओ सी डी, दिस विल बी इक्वल। दिस इज द सेकेंड लॉ, जिसे कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ एरियाज। अब उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस डेरिवेशन में। यहाँ पर सुन हमारे पास ये एस जो है वो सन है, लेट्स से हियर वी हैव सन। तो सन से ये 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है। जो डिस्टेंस है यहाँ से एस ए, दिस एस ए इज आर वेक्टर। ए पर जो हम कोई पॉइंट ले रहे हैं दैट इज टी। तो इस टी पॉइंट पर जब ये ऑब्जेक्ट है ए से, जो प्लेनेट है वो ए से बी की तरफ गया है, सो लेट्स से द टाइम टेकन फॉर दैट इज टी प्लस डी टी। अब इसमें हमारे पास जो टोटल हमें यहाँ पर मिलेगा, दिस इज लेट्स से यहाँ से आगे जाने में उसको टाइम लगा ए से बी में, दैट इज डी आर वेक्टर। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, एस ए वेक्टर एक वेक्टर है हमारे पास, एस ए वेक्टर जो है इट इज 1 वेक्टर, एंड ए बी वेक्टर जो है ये सेकंड वेक्टर है। तो हम लोग वेक्टर्स को स्टूडेंट डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप दैट आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जब हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो एस ए प्लस ए बी होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू एस बी, मीन्स हियर एस ए प्लस एस बी, these two vectors, the sum of these two vectors will be equals to, sorry, this is not SB, SA plus AB vector, SA plus AB vector will be equals to SB vector। क्योंकि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जो कि कुछ इस तरह से है, let's say it is 1, it is second, so जो थर्ड होगा that will be equal in opposite in order of these two vectors, so it is S B and it is SA। so यहाँ पर हमारे पास ये लॉ आ गया। अब हम जब वैल्यू प्लेस करते हैं, तो अगर हमें ए बी फाइंड आउट करना है, मीन्स ए से बी तक का वेक्टर, सो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू एस बी वेक्टर माइनस एस ए वेक्टर। तो उसकी जब हम वैल्यू प्लेस करेंगे, सो इट विल बी आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। सो आर वेक्टर और आर वेक्टर जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, विल गेट डी आर वेक्टर ओनली, मीन्स ए बी वेक्टर जो हमारे पास मिलेगा हमें, ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू डी आर वेक्टर। नाउ स्टूडेंट वी नो दैट एरिया, here we know that here this area SAB is a triangle. So for triangle we know that the area is equals to, area of this triangle is half base into height. So here we have the formula, area dA vector is equals to half base into height. So here student base is SA, SA is the base, and this is the height, that is AB is the height. So when you just plug these values, like half AB is SA is what, SA is R vector into dr vector, AB is dr vector, so we just plug that value here, and जब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, और जिसमें हम बोल सकते हैं एरियल वेलोसिटी।
So that will be equals to dA by dt. हम both sides से लिखेंगे dA by dt is equals to half r vector into dr by dt vector. Here we know that student कि जो dr by dt है it is equals to velocity. So हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं velocity. So we will get here dA by dt is equals to half r vector into v vector. And also we know that student कि जो भी दो वेक्टर्स होते हैं, लेट्स से हमारे पास a वेक्टर है और b वेक्टर है, अगर इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं सो इट इज ऑलवेज जीरो. सो दैट्स व्हाई दिस टर्म विल बी जीरो, और वी कैन राइट डाउन हियर इट एज dA by dt is equals to half L by m. This will be constant. Here how this comes, okay, ये जो वैल्यू है हमारे पास कैसे आ गई, इसके इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, वो क्या होता है आपके पास, दैट इज L is equals to mvr. एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारे पास दैट इज L is equals to mvr. सो जो L है आपके पास दैट इज इक्वल्स टू mv into r. अगर यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है v और r का, सो दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो. लेकिन अगर मुझे यहाँ से v और r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, सो इट विल बी इक्वल्स टू L by m. तो वहीं से हमने इसे निकाला है एंड वी गेट दिस वैल्यू L by m. तो यहां से हमें क्या मिला स्टूडेंट कि जो dA by dt है, मतलब जो एरिया शिफ्ट कर रहा है किसी टाइम इंटरवल में, है ना, उसके लिए क्या रहेगा, दैट विल बी कांस्टेंट. मतलब ये आप कोई भी टाइम इंटरवल लेंगे उसमें, यहाँ पर हमने 1 वीक का लिया है या आप उसको 1 मंथ के फॉर्म में लें, सो दैट विल बी कांस्टेंट हियर. मींस जो लॉ है वो प्रूव हो गया. यहाँ पे वो क्या बोल रहा है लॉ कि a planet covers equal areas in equal interval of time. Now from here we'll move to the next. It is the third law, student, and the third law is known as law of period. Law of periods. ये लॉ क्या बोलता है कि जो भी आपके पास प्लेनेट है जो सन के अराउंड मूव कर रहा है इलेप्टिकल पाथ में, तो उसके लिए जो उसका टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cube of, means the square of time period is directly proportional to the cube of its average distance from the sun. ये मान लीजिए आपके स्टूडेंट एक प्लेनेट है, यहाँ पर हमारे पास प्लेनेट है और ये हमारे पास सन है. तो सन के अराउंड ये जो प्लेनेट है ये मूव कर रहा है इस एलिप्टिकल पाथ में, ये उसका एलिप्टिकल पाथ है. इसमें जो उसका टाइम पीरियड है दैट इज t. अगर हम इसका स्क्वायर करें, so it is directly proportional to the average distance between this planet to this sun and its power 3. Means let's say here it is r, so it will be t square, means time period of that, the square of time period of that planet is directly proportional to the cube of its average distance from the sun. This is the third law. Now हम इसका डेरिवेशन देखते हैं. यहाँ पर हमारे पास हम लोग फोर्स ले रहे हैं. फोर्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्स हियर. न्यूटन्स लॉ से हमने निकाला था, दैट इज जो फोर्स होता है F, इट इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो एक हमें यहां से मिल गया है और दूसरा हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से जो प्लेनेट है उस पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है. अगर यहाँ प्लेनेट है तो उसमें सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा. यहाँ पर अगर सन है तो उसकी तरफ लगेगा ये फोर्स. अगर प्लेनेट यहाँ पे होगा, यहाँ पर अगर प्लेनेट है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स को फील करेगा. तो हम लोगों ने जब इन दोनों को इक्विवेलेंट रख के सॉल्व करना शुरू किया, सो दिस Fc दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू न्यूटन सेकंड, जो न्यूटन्स के लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सो यहाँ पर जो ms है दैट इज द मास ऑफ सन और सन्स मास, mp इज प्लैनेट्स मास, r is the distance between the planet and the sun, and g is the universal gravitation constant. Here जो r है हमारे पास, it is assumed to be radius of orbit. Now when we solve it we get here mp v square upon r, जो हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv square upon r. So from here we get it, and Newton's law के अकॉर्डिंग क्या होता है g m1 m2 upon r square. So m1 let's say it is the sun's mass and it is planet's mass, so ms mp अपॉन r स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो r है और इसकी पावर एक कैंसिल आउट हो जाएगी, mp और
MP यहाँ कैंसिल हो जाएगा, so we will get here V square is equals to G ms upon R. Here we have to find out the time period. So for we know that time period is equals to क्या होता है 2 pi r upon V, और here we can find out V is equals to 2 pi r upon T. अब जब हम इस वैल्यू को क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन फर्स्ट में प्लेस करते हैं, यहाँ से जब हम इस वैल्यू को यहाँ डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, we'll get here 2 pi r upon T whole raised to power 2 is equals to G ms upon R. Now when we solve this equation we get here 2 pi r, so its square 2 pi r square is 4 pi square r square upon T square is equals to G ms upon R. Now when you solve it again, what we'll get, we'll get here 4 pi square r cube. From here r जो है हमने उसको यहाँ से इधर ट्रांसफर कर दिया है, so r square and r कितना हो जाएगा, r cube is equals to T square G ms. ms is the sun's mass. So when you solve it again, ये जो टर्म है G ms है, हम इसको नीचे ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड में, हमें क्या मिलेगा, we'll get here T square is equals to 4 pi square upon G ms into r cube. या ये जो टर्म्स है सारी 4 pi square G ms that is sun's mass, these all terms are constant. तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि जो हमें फाइनल डेरिवेशन मिलेगा इट इज T square is directly proportional to r cube. So it is proved. This is the third law of Kepler's third law. Now from here we'll move to the derivation of Newton's universal law of gravitation. न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या बोलता है, ये कहता है कि अगर आपके पास पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, इफ यू हैव एनी टू बॉडीज हियर, तो वो जो भी बॉडीज हैं उनके ऊपर जो भी लगने वाला फोर्स है उसके लिए इन्होंने कंडीशन दी थी कि ये जो दो बॉडीज है, लेट्स से इनका मास जो है वो m1 और m2 है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा एंड दैट विल बी ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. That attraction force depends on few parameters. पहली चीज तो जो फोर्स लग रहा है that force is directly proportional to the product of their masses. अगर यहाँ पर दो masses हैं, let's say it is m1 और m2, तो वो उनके masses के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और अगर उनके बीच का डिस्टेंस जो है if that is r, so that same force of attraction is inversely proportional to the square of distance between them, that is 1 upon r square. जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है F is directly proportional to m1 m2 upon r square. या जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमें मिलता है F is equals to G m1 m2 upon r square. यहाँ पर जो G है स्टूडेंट, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब इसकी ये वैल्यू या ये यूनिट कैसे आई है हम उसे यहाँ देखते हैं. यू नो दैट स्टूडेंट, हियर वी गेट दिस इक्वेशन F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. यहाँ से अगर हमें G निकालना है तो ये हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2 इट इज इक्वल्स टू G. यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम इसकी यूनिट देखें तो जो हमारे पास टर्म्स हैं, F क्या होता है, न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, R जो है डिस्टेंस है, सो इट विल बी मीटर स्क्वायर, और m1 m2 जो है वो मासेस है, तो kg इंटू kg इज kg स्क्वायर. तो फाइनली जो G की हमें यूनिट मिलेगी दैट इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. सो ये है स्टूडेंट न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो आज के इतने ही टॉपिक स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं. फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. सेकंड जो टॉपिक हमने पढ़ा वो था केपलर्स लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. So thank you very much students for this lecture. I hope that you enjoyed this lecture. See you next time students. Bye.